हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ कुंदन कुमार सिंह फ्रॉम एडनॉमिक्स। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं जो कि चैप्टर 3 है, जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसको हम लोग गैप के नाम से भी जानते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इसको एक एक करके समझेंगे और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इससे आप जान पाएंगे अकाउंटिंग करना कैसे है। ये क्लास 11 में भी काम आएगा और उसके बाद आप जब भी कुछ पढ़ाई कीजिएगा, सीए फाउंडेशन कीजिए या बीकॉम में जाइए तो भी ये चैप्टर काम आएगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और 11 में भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? तो कुछ सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस हमारे लिए बनाया गया है जिसको हमको फॉलो करना है अकाउंटिंग करने के लिए। फिर समझते हैं, अच्छे से समझो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या हो गया कि वो सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस जो हमको फॉलो करना है अकाउंटिंग करते वक्त, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। द सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस विच डिफाइंस द वे हाउ अकाउंटिंग शुड बी प्रिपेयर्ड। वो बताएगा आपको कि अकाउंटिंग कैसे प्रिपेयर्ड करना है, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और इसको हम लोग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। तो इसको बनाते कैसे हैं, इसका फीचर्स क्या, ये समझते हैं। तो पहला फीचर्स क्या हो गया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स मतलब क्या हो गया, ये सेम है। यूनिफॉर्म मतलब क्या हो गया, सेम सेट ऑफ रूल्स फॉर ऑल। कोई कहीं भी रहे उसको सेम सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना है। क्यों करते हैं ऐसा? जिससे हमारा और आपका या फिर कोई कहीं पे भी रहे अकाउंटिंग क्या हो सके, सेम। अगर हम लोग कलकत्ता में बैठे हैं, हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, अकाउंटिंग कोई भी कर रहा हो बट रूल सबको एक ही फॉलो करना है, जिससे लोग एक दूसरे के अकाउंटिंग को समझ सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैसे बनाए गए हैं? मैन मेड है, वो हमारे और आपके जैसे लोग जो बहुत ही एक्सपीरियंस लोग थे उन्होंने बनाए हैं। तो इसमें चेंजेस हो सकता है। और लास्ट पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब क्या हो गया कि ये चेंज हो सकता है। ये किसी लैबोरेटरी में टेस्ट किया हुआ नहीं है कि इसमें एकदम हर चीज़ होगा एकदम सही ही होगा। कुछ कमियां इसमें हो सकती हैं, तो समय के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया फीचर्स, 3 पॉइंट समझे, मैन मेड, फ्लेक्सिबल और यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स क्या हो गया कि सेम सेट ऑफ रूल्स सबके लिए। मैन मेड मतलब हो गया कि ये इंसानों ने बनाए हैं। और थर्ड पॉइंट क्या हो गया, फ्लेक्सिबल, क्योंकि इसमें समय के साथ चेंजेस कर सकते हैं। क्यों चेंजेस करना पड़ सकता है? क्योंकि किसी लेबोरेटरी में तो टेस्ट किया हुआ नहीं जो एकदम परफेक्ट ही हो, कुछ कमियां हो सकती हैं। तो समय के हिसाब से इसको हम लोग धीरे धीरे चेंज करते रहेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाते कैसे हैं, बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो पहला पॉइंट है रेलिवेंस, फिर है ऑब्जेक्टिविटी और थर्ड है फिजिबिलिटी। रेलिवेंस क्या बोलता है? तो रेलिवेंस ये बोलता है कि वो रेलिवेंट मतलब रिलेटेड टू टॉपिक होना चाहिए। हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल जब बना रहे हैं, जो क्यों बना रहे हैं, किसी कारण से बना रहे हैं, तो वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। फिर है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव मतलब उसमें कोई पर्सनल बायस ना हो, मतलब मेरा कोई उसमें पर्सनली फायदा हो रहा हो इसलिए हम प्रिंसिपल बना रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम लोग नहीं बना पाएंगे। और थर्ड पॉइंट क्या है, फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी मतलब क्या हो गया कि कोई दबाव में आके हम नहीं बना रहे हो, किसी पैसे के दबाव में या फिर कोई हमको बोल रहा है उस कारण से हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल न बना रहे हो, तो ही जाके अकाउंटिंग प्रिंसिपल सही होगा। 3 चीज, रेलिवेंस, ऑब्जेक्टिविटी और फिजिबिलिटी। रेलिवेंस रिलेटेड टॉपिक, ऑब्जेक्टिविटी मतलब मेरा कुछ उसमें पर्सनल फायदा न हो रहा हो, और थर्ड है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी मतलब क्या हो गया कि कुछ दबाव में आके वो अकाउंटिंग हम लोग प्रिंसिपल हम लोग बना नहीं रहे हों। तो ये तो हो गया मेरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का फीचर्स और कैसे बनाते हैं। बनाते तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और क्यों बनाते हैं इसको भी थोड़ा समझते हैं। नीड क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का? तो एक चीज़ सिंपल समझिए कि बिजनेस क्या है, एक लंबे समय तक चलने वाला प्रोसेस है जो 100 साल 200 साल या उससे ज़्यादा भी चल सकता है। लेकिन जो इंसान है, जो अकाउंटेंट है, वो मैक्स टू मैक्स किसी भी बिजनेस में 30 से 40 साल ही रहेगा एज अकाउंटेंट। उसके बाद लोग चेंज होंगे, या किसी को हम लोग 1 साल बाद भी चेंज कर सकते हैं, किसी को 2 साल बाद भी चेंज कर सकते हैं। और बिजनेस को जो अकाउंटिंग है वो क्या दुनिया में सभी लोग फॉलो करने वाले हैं, सबको वो अकाउंटिंग करना है, तो एक दूसरे का अकाउंटिंग को हम लोग समझ सके। इसीलिए हम बताएं ना, अकाउंटिंग का एक लैंग्वेज है बिजनेस का। तो अगर लैंग्वेज सेम होगा तो सभी लोग एक दूसरे के अकाउंटिंग को समझ पाएंगे, इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जरूरत है। तो ये तो समझ गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है, कैसे बनाते हैं, फीचर्स क्या है, जरूरत क्या है, ये सभी चीज़ समझ गए। अब अकाउंटिंग वो कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं, अब उसको समझते हैं। तो देखिए इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है एजम्पशन और एक होता है कंसेप्ट। तो एजम्पशन क्या हो गया, 3 एजम्पशन है मेरे पास।
गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और एक्यूरल कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मतलब क्या हो गया कि हम जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं ये एज्यूम करके करेंगे कि बिजनेस जो है वो फ्यूचर में बंद होने वाला नहीं है, ये लॉन्ग रन तक चलने वाला है, ये सोच के ही हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बोलता है कि जो भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये सोच के हम रिकॉर्ड करेंगे कि बिजनेस फ्यूचर में गोइंग ऑन रहेगा, ये बंद होने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या बोलता है कि हम ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि बिजनेस क्या अपना मेथड, अपने पॉलिसीज को लेकर चेंजेस नहीं कर रहा है, ईयर आफ्टर ईयर हम सेम मेथड और सेम पॉलिसी को लेकर चलेंगे, क्योंकि अगर हम लोग चेंज करेंगे तो कभी भी हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अगर इस साल कुछ और मेथड फॉलो कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर कुछ और किए थे, तो हम लोग इस साल से प्रीवियस ईयर को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हमको क्या रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। और थर्ड पॉइंट है मेरा एक्यूरल कंसेप्ट। एक्यूरल कंसेप्ट क्या हो गया कि दो तरह के मेथड होते हैं अकाउंटिंग के, दो बेसिस होता है, कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस। तो कैश बेसिस ये बोलता है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तब करो जब कैश रिसीव हो और जब कैश पेड हो। अगर एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक्सपेंस तभी रिकॉर्ड करेंगे जब एक्सपेंस पेड होगा, इनकम को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब इनकम रिसीव होगा। और बट एक्यूरल कंसेप्ट ये बोलता है कि जब ट्रांजैक्शन इनकर्ड हो रहा हो उसको तब रिकॉर्ड करो, वेदर पेड और नॉट, वेदर रिसीव और नॉट। जैसे अगर एक्सपेंस किए, हम कुछ गुड्स परचेस किए, हम पैसा भले पे किए हो या पे नहीं किए हो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस दिन हमने परचेस किया ट्रांजैक्शन को उसी दिन को अपने बुक में रिकॉर्ड करना है, वेदर एक्सपेंसेस पेड और नॉट। वैसे ही अगर इनकम का बात होगा तो जब इनकम अक्रूड हो रहा होगा, जब इनकम अर्न हो रहा होगा, वेदर रिसीव और नॉट, उसको रिकॉर्ड हमको तभी कर लेना है। और हमको एक्यूरल कंसेप्ट को ही फॉलो करना है, एक्यूरल बेसिस को ही फॉलो करना है, जो ये बोलता है कि इनकम को रिकॉर्ड कब करेंगे, जब इनकम अर्न हो रहा हो। जैसे अगर हम गुड सेल कर दिए तो रिकॉर्ड हमको उसी दिन करना है, भले पैसा हमको उस दिन ना मिला हो, बाद में मिला हो या बाद में मिलेगा, लेकिन रिकॉर्ड हम कब करेंगे, जिस दिन हम उसको सेल किए थे उसी दिन एज अ सेल उसको रिकॉर्ड कर लेना है। तो ये तीन हो गया हमारा एजम्पशन। अब हमारा नेक्स्ट जो समझने वाले हैं अदर अकाउंटिंग एजम्पशन या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो बोलते हैं। जैसे अब आ गया नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसका और नाम है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं, एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं। तो ये बोलता है कि हम जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ये सोच के चलेंगे कि बिजनेस और ओनर दोनों एक दूसरे से क्या है, सेपरेट है। तो हमको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, ना कि ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनर भी एक तरह से बिजनेस के का पार्ट नहीं होता है इस कंसेप्ट के हिसाब से। फिर नेक्स्ट पॉइंट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये बोलता है जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करना है। उसको मनी के टर्म्स मतलब उसका मनी वैल्यू कितना है, उसका मेजरमेंट वैल्यू कितना है। जिस कंट्री का वो ट्रांजैक्शन है उस कंट्री का जो करेंसी वैल्यू के हिसाब से उसको हमको मेजर करेंगे और उसी वैल्यू पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमको मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करना है। फिर है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। देखिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या बोलता है कि देखिए बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस हम तब जान पाते हैं जब बिजनेस कंप्लीटली वाइंड अप होता है, कंप्लीटली बंद होता है। लेकिन अगर हम उतना दिन वेट करेंगे प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, तो वो जो भी मेरा प्रॉफिट लॉस निकलेगा वो मेरे लिए कोई काम का रहेगा नहीं। क्योंकि अगर मानिए लॉस ही हो रहा होगा और हमको 10 साल बाद पता चला या 20 साल बाद पता चला कि मेरा बिजनेस में लॉस हुआ, तो हम लोग कुछ ठीक नहीं कर पाए। लेकिन अगर हमको जल्दी पता चल जाता, अर्लियर ही हमको पता चल गया होता कि हाँ मेरे को लॉस हो रहा है, तो हम उसमें चेंजेस कर सकते थे। तो ये कंसेप्ट ये बोलता है कि हमको बिजनेस के लाइफ को कुछ इंटरवल में बांट देना है और वो इंटरवल जनरली 12 मंथ्स का होगा। जो हम क्या करेंगे, बिजनेस के लाइफ को क्या किए, इंटरवल में बांट दिए और वो इंटरवल मेरा जनरली 12 मंथ्स का होगा और उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। और उसी के हिसाब से हम लोग सारे ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। फिर से बोल रहे हैं, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन है, मतलब बिजनेस का जो पूरा लाइफ है, उस पूरे लाइफ को क्या करेंगे हम लोग कुछ इंटरवल में बांट देंगे और वो इंटरवल जनरली 12 मंथ्स का होता है और उसी 12 मंथ के बेसिस पे हमको सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। फिर है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट बोल सकते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट बोलते हैं। ये कंसेप्ट ये बोलता है कि हमको अपने एसेट्स को, हमको अपने फिक्स एसेट्स को उसके बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। जिस प्राइस पे हमने पास्ट में अक्वायर्ड किया था उसको, उसी प्राइस पे उसको रिकॉर्ड करना है और उसी को लेके चलना है।
आज की डेट में वैल्यू क्या चेंजेस हो रहा है हमको उसको इग्नोर कर देना है। इसीलिए ये इसको हम लोग इसका एक डिसएडवांटेज भी बोलते हैं, लिमिटेशन भी बोलते हैं। जैसे अगर कोई एसेट खरीद रहे हैं हम लोग, इसका वैल्यू है 20 लाख और उसका लाइफ 20 साल तक है, तो हम क्या करते हैं हर एक साल 1-1 लाख रुपए से डिक्रीज कर रहे हैं एज ए डेप्रिसिएशन। तो मानिए 5 साल बाद मेरे बुक में उस एसेट का वैल्यू कितना शो कर रहा है 15 लाख, लेकिन एक्चुअली मार्केट में उसको अगर सेल करने जाते हैं तो मेरे को 5 लाख या 10 लाख ही मिल रहा है, क्योंकि मार्केट वैल्यू में क्या हो रहा है बहुत चेंजेस हुआ। तो हम लोग लेकिन मार्केट वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ वही वैल्यू को लेकर चलेंगे जिस वैल्यू पे हमने उसको अक्वायर्ड किया था। आज क्या वैल्यू में चेंजेस हो रहा है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। फिर है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका 2 इंपैक्ट होगा। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका एटलीस्ट 2 इंपैक्ट होगा। अगर एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। दोनों जो इंपैक्ट होंगे वो क्या होंगे अपोजिट। दोनों डेबिट या दोनों क्रेडिट नहीं हो सकता, या तो एक अगर डेबिट हो तो दूसरा क्रेडिट होना ही है। तो हर एक ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट होगा और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट होगा। फिर नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। इसका एक और नाम है रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये बोलता है कि इनकम जब एक्रूड हो रहा हो, जब ही सेल हो गया उसको तभी रिकॉर्ड कर दो, वेदर रिसीव और नॉट। ये कंसेप्ट ये बोलता है, रेवेन्यू कंसेप्ट ये बोलता है कि जब इनकम मेरा अर्न हो गया हो उसको तभी रिकॉर्ड करो, भले वो रिसीव हुआ हो या रिसीव नहीं हुआ, उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। ये हो गया मेरा रियलाइजेशन कंसेप्ट, और उसी को हमको अपने कैपिटल में ऐड करना है। हमको 1 साल का इनकम निकालना है। 1 साल का इनकम मतलब क्या होगा, इस ईयर का करंट का इनकम कितना है। तो करंट का इनकम कैसे निकलेगा, उस ईयर में जितना हमने सेल किया है, भले वो पैसा मेरे को बाद में मिले, बट उस ईयर का जो सेल है वो उस ईयर के रेवेन्यू में कैलकुलेट करेंगे, रेवेन्यू में ऐड कर देंगे। तो ये हो गया रियलाइजेशन कंसेप्ट। फिर है मैचिंग कंसेप्ट। तो मैचिंग कंसेप्ट का मेन काम है प्रॉफिट लॉस एसरटेन करना। ये क्या करता है, मेरे इनकम और एक्सपेंस को मैच कर देता है। जैसे अगर मानिए इनकम हुआ हमको 100 रुपया, एक्सपेंस है 70 रुपया, हम क्या करेंगे दोनों को मैच करेंगे और जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को प्रॉफिट या लॉस लिख देंगे। जैसे इनकम 100 रुपया हुआ, एक्सपेंस 70 रुपया, तो 30 रुपया क्या हो गया मेरा प्रॉफिट। तो ये हो गया मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट में से क्या समझते हैं कि जितने भी एक्सपेंस है, जो भी मेरा कॉस्ट है, वो कॉस्ट को किसके ऊपर हम लोग चार्ज कर रहे हैं, अब उसके इनकम के ऊपर। तो हमको मैचिंग कंसेप्ट ये समझाता है कि मेरे को इनकम और एक्सपेंस को क्या करना है, मैच करना है, जिससे हम अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सके। फिर लास्ट पॉइंट है कंसेप्ट का ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। तो ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट ये बोल रहा है कि बिजनेस में जो भी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे। हम अपने मन से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे या किसी के बोलने से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम जो भी चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस होना चाहिए, तभी अकाउंटिंग सही हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा अदर अकाउंटिंग खत्म हो गया। अब कुछ कन्वेंशन है। कन्वेंशन में 3 कन्वेंशन है, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, मेटेरियलिटी और कन्वर्टिज्म। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या बोल रहा है कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सबको रिकॉर्ड करना है, कुछ किसी को भी छुपाना नहीं है। बिजनेस में छोटे से छोटे ट्रांजेक्शन को भी हमको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ये कौन बोल रहा है, फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इसको हम लोग आईएससी में इसको फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट या फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी जस्ट का थोड़ा उल्टा हो गया। मेटेरियलिटी क्या बोलता है कि हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करना है, लेकिन ऐसा ये नहीं कि जो ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट इसको छोड़ देना, उसको भी रिकॉर्ड करना है, उसको बट उसको मर्ज करके रिकॉर्ड करना है कि जितने भी छोटे मोटे ट्रांजेक्शन है उसको क्या कर देना, मर्ज। जैसे कि अगर मानो मेरा बिजनेस है 1 करोड़ का, तो मेरे लिए 10 लाख 5 लाख इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग मटेरियल बोलेंगे। लेकिन वो कंपनी का 1 लाख करोड़ का बिजनेस है, उसके लिए 1 लाख जो है वो मटेरियल नहीं है। तो वो ट्रांजेक्शन जो मटेरियल नहीं है उनको मर्ज करके रिकॉर्ड करना है, जिससे हमारा जो अकाउंटिंग वो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, वो शॉर्ट रहे और आसानी से लोग उसको समझ सके। और फिर है हमारा कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म। कन्वर्टिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट बोलते हैं इसको, कन्वर्टिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट ये बोलता है कि जितने भी एंटिसिपेटेड लॉस है, वो लॉस जो हमको लग रहा है कि इस टाइप ऑफ बिजनेस में होंगे, अगर हम ये चीज़ फॉलो करेंगे तो मेरे को ये लॉस हो सकता है, तो उस लॉस के लिए हम आज ही प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। कन्वर्टिज्म क्या बोल रहा है कि जितने भी एंटिसिपेटेड लॉस हैं उनको हमको रिकॉर्ड करना, बट एंटिसिपेटेड गेन को रिकॉर्ड नहीं करना है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हम क्रेडिट में सेल करेंगे तो मेरा सेल बढ़ेगा, लेकिन
मेरे को रिकॉर्ड अगर क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो चांसेस रहेगा ना कि कुछ लोग होंगे जो पैसा नहीं देंगे। ऐसे लोग होंगे ना जो पैसा मेरा नहीं दे पाए या नहीं दिए, तो क्या होगा, मेरा नुकसान होने का चांसेस है, मेरा पैसा बैड डेप्ट होने का चांसेस है। तो अगर हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो बैड डेप्ट होगा, तो हम उसके लिए, उस बैड डेप्ट के लिए आज ही प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे कि जो बैड डेप्ट होने वाला है, हम मान लिए कि हो गया। अगर हम 1 लाख का बिजनेस कर रहे हैं, चलो मान लेते हैं 5% मेरा बैड डेप्ट होगा, तो उस 5% 5,000 के लिए हम आज ही प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। ये हो गया कन्वर्टिंग ऑफ प्रूडेंस कंसेप्ट। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 3 खत्म, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।